फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से विश्व के विभिन्न देशों को विकसित, अविकसित या फिर अल्प विकसित या विकासशील 4 प्रकार के देशों में बांटा गया है। और वहीं पर देखा जाए तो भारत एक विकासशील देश है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था में साथ साथ कार्य करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 3 सही। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व नहीं होता है और ना ही निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। इनमें से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, यह दोनों ही मिलकर के साथ साथ कार्य करते हैं। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3 सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा में यदि लगातार वृद्धि हो रही है, किसी अर्थव्यवस्था की वहां पर वस्तुओं और सेवाओं में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसको हम महंगाई भी कहते हैं, जिसको हम महंगाई या फिर इन्फ्लेशन, इंग्लिश में इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति या फिर महंगाई या फिर इन्फ्लेशन, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम से में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था। दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें योजना से संबंधित एक न एक प्रश्न अवश्य आता है। तो आप जितने भी भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनको, जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको आप जरूर याद रखिए। और भारत में जो सर्वोदय योजना है उसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाई गई थी। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह ब्याज दर जिसके नीचे कोई भी व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देते हैं, तो वह ब्याज दर कहलाती है बेस दर। यानी एक बैंक का जो बेस दर होता है, बेस रेट होता है, बेस रेट, इसके नीचे कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण नहीं दे सकता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि जितने भी ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थापना के समय इनकी कुल संख्या 5 थी। इसके साथ साथ इनका जो मुख्य उद्देश्य था, बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना, खास तौर पर जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वहां तक बैंकिंग की सुविधा को पहुंचाना। जहां बैंकिंग की सुविधाएं नहीं हैं वहां बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाना। समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, यदि ग्रामीण इलाकों में बैंक ओपन किए जाते हैं तो वहां के जो लोग हैं उस बैंक में अपनी बचत को डिपॉजिट करते हैं। इस तरह से ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा मिलता है। और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि वह देश आयात और निर्यात दोनों बंद रखती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भूरी क्रांति
का संबंध किसके उत्पादन से है? दोस्तों, भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित समय समय पर विभिन्न क्रांतियां लाई गई थी, जैसे कि हरित क्रांति, पीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति। उसी तरह से आपको बताना है कि भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चमड़ा उत्पादन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह किस देश से प्रेरित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से लेकर के 2017 तक थी, और वह अंतिम परियोजना थी, पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। उसके पश्चात कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई थी और उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह एक केंद्रीय योजनाएं थी, और ये पंचवर्षीय योजनाएं केंद्र द्वारा तैयार की जाती हैं। इनमें केंद्र द्वारा तैयार की जाती हैं और वित्त पोषित भी की जाती हैं। इनमें राज्य का कोई भी योजना बनाने में कोई भी योगदान नहीं होता था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम परियोजना थी। इसके पश्चात इसका जो स्थान था वह नीति आयोग ने ले लिया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक थी। तो आप पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वो याद रखिए, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वीं या अंतिम पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वह कब से कब तक था? तो इसका जो समय काल था वह 2012 से लेकर 2017 तक था। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो काली क्रांति लाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि करना, जिसको हम व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो 2012 में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और यह जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्याज। प्याज के उत्पादन में वृद्धि के लिए गुलाबी क्रांति लाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेयरी तथा गेहूं उत्पादन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उत्पादन से संबंधित जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ इस प्रकार की गतिविधियों में विभाजित किया गया है, और जो डेयरी उत्पादन है और जो गेहूं उत्पादन है वह प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। कुछ जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। यानी कि जितनी भी गतिविधियां हैं वह अगर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन या प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन से जुड़ी हैं तो उन गतिविधियों को हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं, जैसे कि शिकार, कृषि, पशुपालन और खनन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बागवानी और शहद के उत्पादन से। इसके साथ साथ इस स्वर्ण क्रांति में फलों के उत्पादन को भी शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि स्वर्ण क्रांति का जो संबंध था वह बागवानी और शहद के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। उसके साथ साथ स्वर्ण क्रांति 1991 से लेकर के 2003 तक चली थी। इसके साथ साथ जो निरपुक तुतुज को स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जूट के उत्पादन से। और भारत में आसाम और पश्चिम बंगाल, आसाम और वेस्ट बंगाल, ये दो राज्य ऐसे हैं जिनका जूट के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के विकास से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक विकास। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से लेकर के 1961 थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में भारी उद्योग यानी औद्योगिक विकास करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों, जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी हमने पहले डिस्कस किया 1956 से 1961 के बीच में थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था उसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत ने आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक होने का प्राथमिक लक्ष्य रखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादक का एक अपना प्राथमिक लक्ष्य रखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1961 से 1966 के बीच थी और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वह थे DR गाडगिल। उन्हीं के उपाध्यक्ष के नाम पर ही इस तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है और कृषि सुधार और गेहूं के उत्पादन में सुधार इस योजना का जो था मुख्य लक्ष्य था। इसके साथ साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्ध, यानी पहला युद्ध था 1962 का भारत और चीन के मध्य, दूसरा 1965 का भारत और पाक के बीच युद्ध से यह जो तृतीय योजना थी वह प्रभावित हुई थी। यह दोनों ही युद्ध तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए थे और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था उसका था कृषि में सुधार और गेहूं में उत्पादन से आत्मनिर्भर बनना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कपास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के विकास से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृषि का विकास करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वह 1951 से लेकर 1956 तक था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना के अंत तक भारत में 5 IIT भी स्थापित किए गए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास कर खाद्य की आपूर्ति करना था और यह जो योजना थी वह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। विभिन्न जो योजनाएं हैं पंचवर्षीय योजनाएं जिस मॉडल पर आधारित हैं वह मॉडल एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो आप इन मॉडल्स को जरूर याद रखिए। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो दूसरी योजना थी वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और जो तीसरी थी उसको हम गाडगिल योजना भी कहते हैं, गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें विकास का जो लक्ष्य था रखा गया था वह 2.1 रखा गया था, लेकिन जब यह योजना पंचवर्षीय योजना पूरी हुई थी तो उस समय भारत ने सबसे ज़्यादा विकास दर 3.6 की प्राप्त की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मत्स्य क्षेत्र से, यानी कि मछली उत्पादन और भारत में मछली उत्पादन के क्षेत्र को विकसित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के तहत मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय रखा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य लक्ष्य था वह सामाजिक न्याय का वह रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति। अगला प्रश्न है ब्याज की अंतरात्मक दर पर ऋण किसको दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गरीबों में गरीबतम। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। ब्याज की जो अंतरात्मक दर होती है यानी डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है यह एक ऋण कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत सरकार ने अप्रैल 1972 में किया था और इसके तहत क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का यह दायित्व है कि वह अपने पिछले साल दिए गए कुल ऋण के 1% को गरीबों में यानी पूरेस्ट ऑफ जो पुअर हैं उनको देना है। इसकी जो ब्याज दर होती है वह 4% सालाना होती है, यानी कि बहुत ही कम ब्याज दर होती है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो गरीबों में गरीब हैं उनको इस प्रकार के ऋण को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के ऋण को गरीबों में जो सबसे गरीब हैं उनको दिया जाता है और यह जो ब्याज की दर है उसको हम डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक तथा निजी बैंक को अपने कुल ऋण का कितने प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 40% जो ऋण होता है वह सभी बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है। बढ़ते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। भारत में जो सार्वजनिक और निजी बैंक को अपने कुल ऋण का कितने प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य है? इसमें से जो 40% प्राथमिक क्षेत्र को ऋण दिया जाता है उसमें भी 18% किसी कृषि क्षेत्र को ऋण दिया जाता है।
तो यानी कि यह प्राथमिक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र है जिसमें से बैंकों को 18% अपने कुल ऋण का कृषि क्षेत्र को देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, विदेशी बैंकों को सालाना अपने कुल ऋण का कितने प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को देना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 32%। और जो भारत की जो बैंकें हैं उनको देना होता है कितना? 40%। और उसके साथ साथ जो उस प्राथमिक क्षेत्र का जो उप क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उस कृषि क्षेत्र को 18% ऋण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा उनके कुल ऋण का देना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। विदेशी बैंकें होती हैं जिनकी कम से कम भारत में 20 से कम शाखाएं हैं, उनको सालाना अपने कुल ऋण का प्राथमिक क्षेत्र को 32% ऋण देना आवश्यक है और इनको उप लक्ष्य के रूप में निर्यात ऋण को 12% और छोटे और मध्यम उद्यम को 10% ऋण देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के समयकाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीपी धर मॉडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समयकाल था वह था 1974 से 1979 तक था और यह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय प्रारंभ हुई थी। और जब यह योजना पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी उसके बाद ही भारत में आंतरिक आपातकाल लगा था। कई बार एग्जाम्स में दोस्तों यह भी पूछा गया था कि आंतरिक आपातकाल के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, उसके साथ साथ उस समय कौन प्रधानमंत्री था। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह आपातकाल के समय इसका समयकाल था। 2 अक्टूबर 1975 को इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए निम्न में से सरकार ने कौन से उपाय अपनाए हैं? यानी जो कृषि विपणन होता है उसकी प्रणाली को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए सरकार के क्या उपाय हैं? पहला उपाय है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तीसरा है बफर स्टॉक। तो यह सरकार के द्वारा तीनों ही जो उपाय हैं वह सरकार ने अपनाए हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मछली उत्पादन से, यानी मत्स्य क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत मानव संसाधन विकास का लक्ष्य रखा गया था? तो वह पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 500 रुपए का जो नोट है उसका रंग क्या है? आपने कई बार देखा होगा लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। तो जो 500 रुपए का नोट होता है उसका रंग है स्लेटी रंग। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 500 रुपए के नोट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 150 मिमी और 66 मिलीमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों बैंक के एग्जाम की तैयारी करने वाले को लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको याद रखिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब वर्तमान में योजना आयोग का जो स्थान है वह नीति आयोग ने ले लिया है, यानी कि जो अब वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो योजना आयोग की जो स्थापना थी वह 1950 में हुई थी। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रामीण विकास बैंक कौन सा बैंक है? वैसे तो भारत के सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को भारत में प्राथमिक क्षेत्र में 40% उनके कुल ऋण का ऋण देना होता है, लेकिन मुख्य तौर पर भारत में जो नाबार्ड बैंक है उसका जो स्थापना हुई थी, इसका मुख्य कार्य था ग्रामीण विकास करना। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय रुपए के अवमूल्यन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। तो दोस्तों, जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जाता है तो उससे क्या होता है, व्यापार घाटे को यह कम कर देता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी क्षेत्र के विकास से संबंधित है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और जो स्वर्ण क्रांति थी यह स्वर्ण क्रांति शहद और फलों के उत्पादन में वृद्धि से भी संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। स्वर्ण क्रांति का जो जनक है वह निरपक टुटेज को कहा जाता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन में क्रांति लाने से है। इस क्रांति का जो समय काल था वह 1991 से लेकर 2003 के मध्य था। डेयरी उत्पादन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डेयरी उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि जिन गतिविधियों से आय उत्पन्न होता है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इसके साथ साथ दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक गतिविधियां जिनमें से सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं उनको हम प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन, मछली पालन, चारागाही, शिकार और डेयरी उत्पादन। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वह सीधे ही कहां पर, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, इसलिए इनको प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। अगला प्रश्न है, 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है? हाल ही में जो भारत में महात्मा गांधी की नोटों की नई सीरीज आई है उसमें विभिन्न नोटों के पीछे भारत के विभिन्न हेरिटेज स्थल को इमेज के रूप में डाला गया है। और उसी में से जो 20 रुपए की नई नोट है उसके जो पीछे का चित्र है उसमें एलोरा की गुफाएं हैं। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के आयात और निर्यात में कौन सा कर लगाया जाता है? तो वस्तुओं के आयात और निर्यात में कस्टम ड्यूटी कर लगाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको हम सीमा कर भी कहते हैं, इसको हम सीमा कर कहते हैं या फिर कस्टम ड्यूटी टैक्स कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1956 से लेकर के 1961 पर। और यह जो योजना थी वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी जो योजना थी वह 1961 से लेकर के 1966 तक थी और यह गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक थी। तो आप इनका समय काल याद रखिए और किस मॉडल पर आधारित थी यह भी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों, जैसे कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका योजना का जो कार्यकाल था वह 1956 से 1961 तक था। इसी योजना के दौरान भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों औद्योगिक विकास यानी उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया था। भारत में औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने 2 युद्ध लड़े थे? दोस्तों, वह पंचवर्षीय योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, वह जो पंचवर्षीय योजना थी वह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक थी और इस समय भारत ने 2 युद्ध लड़े थे। पहला 1962 में लड़ा था, पहला 1962 में चीन के साथ, दूसरा 65 में पाकिस्तान के साथ। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि गाडगिल मॉडल पर भी आधारित थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का समय था 1961 से लेकर 1966 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश से प्रेरित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 200 रुपए के नोट के पीछे कौन सा चित्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांची का स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन सा चित्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलयान।
अगला प्रश्न है, भारत में कागज की मुद्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कागज की जो मुद्रा है वह 1861 से शुरू हुई थी। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक थे दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।